हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखेंगे आज हम साइंस का प्रीवियस क्यूज और साल भर के अंदर का साइंस का क्या है करंट अफेयर देखेंगे। ठीक है, तो जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। तो आइए, पहला क्वेश्चन जो है आपको दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये है निम्नलिखित में कौन सा पक्षी नहीं है? तो गोल्डन महासेर, इंडियन नाइट जार, स्पूनबिल, व्हाइट आइविस। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आसान नहीं होते। एक तरह से आपको इसके बारे में पता होना ही चाहिए, तभी आप इसको बना पाएंगे। ठीक है, जैसे गोल्डन महासीर है, इंडियन नाइटजर है, स्पूनबिल है, व्हाइट आइविस है। यदि नाम से अननोन है तो आपको सब लगेगा कि एक ही जैसा है, पक्षी है, कौन नहीं है पक्षी। ठीक है, तो ये आंसर होगा क्या इसका? ऐसे गोल्डन महासीर, गोल्डन महासीर जो है क्या है? एक मछली का प्रजाति है। ठीक है, तो गोल्डन महासीर नदी और झीलों में पाई जाने वाली मछली की एक प्रजाति है। इंडियन नाइट जार एक निशात्मक पक्षी है जो अपने छला आवरण के लिए जाना जाता है। स्पूनबिल एक प्रकार का जलचर पक्षी है जिसकी चोंच चम्मच के आकार की होती है। फिर है व्हाइट आइविस, एक जलचर पक्षी जिसके सफेद पंख और लंबी मुड़ी हुई चोंच होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप है? तो नाइट्रोजन को यौगिक में चेंज करेगा, नाइट्रस नाइट्राइट ये सब में। तो वो पौधे में क्या होता है? दलहनी पौधे होता है, जो दाल वाले पौधे होते हैं। ठीक है, दलहनी पौधे। तो यहाँ पे दलहनी पौधे कौन कौन हो सकता है? तो पालक तो होगा नहीं। अब देखिए 6 सब में है, तो यहीं से क्लियर हो गया कि ये तीनों होगा नहीं। तो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अब क्या हो गया? अल्फाल्फा हो गया। तो अल्फाल्फा एक प्रकार का घास है, बट ये भी क्या है? नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करता है। चौलाई और चना चिकपी। ठीक है, तो जनरली दलहनी पौधे करते हैं, लेकिन ये चौलाई है और अल्फाल्फा भी क्या है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण में भाग लेता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप वे पौधे होते हैं जिनकी जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। यह बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रस और नाइट्राइट्स में परिवर्तित करते हैं जो पौधों के लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फाल्फा भी क्या है? फलीदार पौधा है, यानी फल इसमें भी फलीदार, मतलब जिसमें क्या है? मटर ये सब जैसा छिमी टाइप का होता है, तो फलीदार पौधा है और नाइट्रोजन यौगिकीकरण करता है। फिर चौलाई है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण नहीं करता है। ओ सॉरी, चौलाई को हमने लगता है बोल दिया ना, हमने गलती बोल दिया। यहाँ 3 है ना, तो चना हो गया और एक और कौन हो गया? क्लोवर, तितपिया घास। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमने बताने वक्त गलती कर दिया। आंसर तो हमने सिलेक्ट सही कर लिया। तो 1 3 और 4 है। ठीक है, तो चना चिकपी एक फलीदार पौधा है और नाइट्रोजन यौगिकीकरण करता है। पत्तिया घास क्लोवर एक फलीदार पौधा है और नाइट्रोजन यौगिकीकरण करता है। फिर है कुल्फा प्रसलैन, नाइट्रोजन यौगिकीकरण नहीं करता है। फिर है पालक, नाइट्रोजन यौगिकीकरण नहीं करता है। ठीक है, आगे निम्नलिखित स्थितियों में से किस एक में जैव सेल प्रौद्योगिकी या बायोरोक टेक्नोलॉजी की बातें होती हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों यानी कोरल रीफ्स की बहाली। ठीक है, क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों की बहाली में जैव सेल प्रौद्योगिकी या बायोरोक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। तो बोल रहा है जैव सेल प्रौद्योगिकी बायोरोक टेक्नोलॉजी का उपयोग मुख्य रूप से क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों को बहाल करने के लिए किया जाता है। इस तकनीक में समुद्र के पानी में कम वोल्टेज की
विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव होता है और एक चट्टान जैसी संरचना बनती है। करैया संरचना परवाल लार्वा को बसने और बढ़ने के लिए एक उपयुक्त सतह प्रदान करती है, जिससे परवाल भित्तियों को पुनर्जीवित करने में मदद मिलती है। मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है? शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में वाणिज्यिक कृषि का संवर्धन करने के लिए है। क्या? अनुवांशिकता रूपांतरित पुष्पों का प्रयोग कर उद्यानों का विकास, शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन, फिर तटीय क्षेत्रों और समुद्री सतहों पर पवन ऊर्जा का संग्रहण। तो ध्यान देना है, मियावाकी पद्धति जो है ये आंसर होगा ऑप्शन सी, शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन। मियावाकी पद्धति शहरी क्षेत्रों में घने स्वदेशी वनों को तेजी से बनाने की एक तकनीक है। यह विधि जापानी वनस्पति शास्त्र अकीरा मियावाकी द्वारा विकसित की गई थी और इसमें विभिन्न प्रकार की देसी प्रजातियों के पौधे को लगाना शामिल है, जो एक साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आज का 5वां क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन देखना है। तो ये अभी प्रीवियस चल रहा है, 10 क्वेश्चन देखेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड। तो 10 प्रीवियस चलेगा, उसके बाद है करंट अफेयर। वन्य जीव संरक्षण के बारे में भारतीय विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वन जीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है। फिर जब किसी वन जीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो यह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर समान संरक्षण का हकदार है। फिर किसी संरक्षित वन जीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका उस जीव को पकड़ने या मार दिए जाने का पर्याप्त आधार है। क्या है? वन जीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है, सिर्फ सरकार की संपत्ति है। ठीक है, पहला तो गलत ही होना चाहिए। जब किसी वन जीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो यह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर समान संरक्षण का हकदार है। तो दूसरा कथन तो 100% सही है। किसी संरक्षित वन जीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका उस जीव को पकड़ने या मार दिए जाने का पर्याप्त आधार है। तो ये तो होना चाहिए 2 और 3, बट क्या इसका आंसर केवल 2 ही दिया होगा, क्योंकि 2 और 3 तो मिल नहीं रहा, केवल 2 ही होना चाहिए। ठीक है, तो केवल 2 होगा। आइए देखते हैं क्यों। वन जीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है, गलत। भारतीय कानून के अनुसार वन जीव सरकार की संपत्ति है, लेकिन यह कथन है कि वे एकमात्र सरकार की संपत्ति है, एकमात्र यहाँ पे, इसके कारण सही नहीं है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वनवासी और जनजातीय समुदायों को वन और वन जीवों पर कुछ अधिकार दिए गए हैं। जब किसी वन जीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो यह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर समान संरक्षण का हकदार होता है। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत यदि किसी वन जीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो उसे समान रूप से संरक्षण दिया जाता है, चाहे वह संरक्षित क्षेत्र के अंदर हो या बाहर। फिर कथन तीसरा है, किसी संरक्षित वन जीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका उस जीव को पकड़ने या मार दिए जाने का पर्याप्त आधार है। तो गलत। यह कथन पूरी तरह से सही नहीं है। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में ऐसे प्रावधान हैं जो कुछ परिस्थितियों में संरक्षित वन जीव को पकड़ने या मारने की अनुमति देते हैं, लेकिन यह केवल तभी किया जा सकता है जब यह साबित हो जाए कि वह जीव मानव जीवन के लिए एक अपरिहार्य खतरा है और उसे पकड़ने या मारने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। यह प्रक्रिया कानूनी और नियामक ढांचे के अधीन है और इसमें सक्षम अधिकारियों से अनुमति की आवश्यकता होती है। आशंका मात्र पर्याप्त आधार नहीं है, खतरे को वास्तविक और आसन होना चाहिए, तब ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, आगे के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन है? तो बी कोशिकाओं तो कौन सा होगा? सी करते हैं। ठीक है, वे शरीर में प्रतिरक्षा निरोधकों की तरह काम करते हैं। तो बीटा कोशिका क्या करता है? एंटीबॉडी ये सब पैदा करेगा और टी कोशिका संक्रमण ये सब जीवाणु है उसको नष्ट ये सब करने का काम करता है। ये डिटेल्स देखते हैं आखिर है क्या। तो बोल रहा है बी कोशिकाएं, ये कोशिकाएं एंटीबॉडी का उत्पादन करती है जो रोग जन यानी पैथोजेंस जैसे बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को पहचान कर उन्हें निष्क्रिय कर देती है। फिर टी कोशिकाएं, टी सेल्स, ये कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है। सहायक टी कोशिकाएं यानी हेल्पर टी सेल्स, ये कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रणाली की अन्य कोशिकाओं को सक्रिय करती है, जिनमें बी कोशिकाएं और किलर टी कोशिकाएं शामिल है।
फिर एक किलर टी कोशिकाएं। ये कोशिकाएं सीधे संक्रमित कोशिकाओं और कैंसर कोशिकाओं को मारती है। ठीक है, इसीलिए बी और टी कोशिकाएं दोनों मिलकर शरीर और जनकों से बचाती है। अन्य विकल्प क्या है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परासूक्ष्म कण नैनो पार्टिकल्स मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति में अस्तित्व में नहीं है। परासूक्ष्म कण नैनो पार्टिकल्स मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति में अस्तित्व में नहीं है। अच्छा, आगे देखते हैं। करें कुछ धात्विक ऑक्साइडों के परासूक्ष्म कण प्रसाधन सामग्री यानी कॉस्मेटिक्स के निर्माण में काम आते हैं, ये तो हो सकता है। फिर एक कुछ वाणिज्यिक उत्पादों के परासूक्ष्म कण जो पर्यावरण में आ जाते हैं मनुष्यों के लिए असुरक्षित है, ये भी हो सकते हैं। करें परासूक्ष्म कण नैनो पार्टिकल्स मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति में अस्तित्व में नहीं। 2, 3 यही तो ज्यादा सही लग रहा है। ठीक है, यही सही होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति में भी परासूक्ष्म कण या नैनो पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इस पे सोचना होगा, क्योंकि ये नहीं कर सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से नैनो पार्टिकल्स नहीं पाया जाता, तो पहला तो गलत ही लग रहा है। 2 और 3 सही होना चाहिए। कराए ठीक है, 2, 3 ही सही। कराए परासूक्ष्म कण मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति में अस्तित्व में नहीं है, ये बात गलत है। कराए परासूक्ष्म कण प्राकृतिक रूप से भी मौजूद होते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट हो, जंगल की आग हो और समुद्री स्प्रे हो प्राकृतिक नैनो पार्टिकल्स के उदाहरण हैं। मिट्टी में भी प्राकृतिक रूप से बनने वाले नैनो पार्टिकल पाए जाते हैं। ठीक है, आगे है कि कुछ ये तो हमने देखा है, कॉस्मेटिक्स में भी नैनो पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, फिर है कुछ वाणिज्यिक उत्पादों के परासूक्ष्म कण जो पर्यावरण में आ जाते हैं मनुष्यों के लिए असुरक्षित है। मतलब फैक्ट्री सबसे बहुत सारा नैनो पार्टिकल ये सब निकलता है, सांस के माध्यम से जा सकता है, वो हो सकता है खतरनाक हो। कुछ नैनो पार्टिकल जो वाणिज्यिक उत्पादों से पर्यावरण में प्रवेश करते हैं मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकते हैं। इन कणों का आकार बहुत छोटा होने के कारण वे आसानी से मानव शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और विभिन्न अंगों में जमा हो सकते हैं, जिससे संभावित स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीएनए बारकोडिंग किसका उपसाधन हो सकता है? डीएनए बारकोडिंग किसका उपसाधन हो सकता है? क्या है देखते हैं। करें किसी पादप या प्राणी के आयु का आकलन करने के लिए, करें समान दिखने वाली प्रजातियों के बीच भिन्नता जानने के लिए, तो ये तो डीएनए का माध्यम हो सकता है। पहला पे सोचेंगे बाद में। करें प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अवांछित प्राणी या पादप सामग्री को पहचानने के लिए, किसी पादप की प्राणी आयु का आकलन करने के लिए डीएनए का प्रयोग तो जहां तक नहीं होता होगा। ठीक है, प्राणी का ये सब तो कार्बन मेथड वो सब से होता है, बहुत सारा और भी मेथड है, बट डीएनए का प्रयोग उम्र ज्ञात करने के लिए तो नहीं होता होगा। इसका आंसर यही होना चाहिए। तो 2 और 3 है। करें किसी पादप या प्राणी के आयु का आकलन करने के लिए, गलत। करें डीएनए बारकोडिंग का उपयोग किसी जीव के आयु का आकलन करने के लिए नहीं किया जाता है। आयु का आकलन करने के लिए अन्य विधियों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि वृक्षों में वृद्धि, वलयों की गिनती करना या रेडियो कार्बन डेटिंग। समान दिखने वाली प्रजातियों के बीच भिन्नता जानने के लिए सही है। करें डीएनए बारकोडिंग का उपयोग समान दिखने वाली प्रजातियों के बीच अंतर करने के लिए किया जा सकता है। करें यह प्रजातियों की पहचान के लिए एक सटीक और विश्वसनीय तरीका है, खासकर उन मामलों में जहां पारंपरिक वर्गीकरण विधियां अपर्याप्त हैं। फिर है प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अवांछित प्राणी या पादप सामग्री को पहचानने के लिए सही। डीएनए बारकोडिंग का उपयोग प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अवांछित या नकली सामग्री का पहचान करने के लिए किया जा सकता है। यह खाद्य सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए यह पता लगाया जा सकता है कि किसी खाद्य उत्पाद में कौन सी मछली प्रजाति का उपयोग किया गया है या क्या उसमें कोई प्रतिबंधित पादप सामग्री है। इसलिए कथन 2 और 3 सही है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण में उपयुक्त में से किसकी या किनकी अधिकता से अम्ल वर्षा होता है? तो जहां तक पता है कि नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण तो होता है। साथ ही साथ कार्बन का जो जब जल में घुल जाएगा तो कार्बनिक अम्ल भी गिरेगा। अब आंसर क्या इसको रखा होगा? 1, 2 और 4 है क्या ऑप्शन में? 1, 2 और 4 तो नहीं है ऑप्शन में।
2 और 4 है तो शायद यही दो को आंसर तो चलिए देखते हैं आंसर आखिर क्या है। अच्छा 2 ही 4 को माना है, कार्बनिक अम्ल को नहीं अम्ल वर्षा के रूप में माना है। कह रहा है अम्ल वर्षा मुख्य रूप से वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx की अधिकता के कारण होती है। एक ऐसे वातावरण में जल, ऑक्सीजन और अन्य रसायनों के साथ प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाती है। ये एसिड फिर वर्षा के साथ धरती पर गिरते हैं, जिसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड कोयला और अन्य जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न होता है। अच्छा सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण किससे होता है? कोयला और अन्य जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न होता है। यह एक प्रमुख प्रदूषक है जो अम्ल वर्षा का कारण बनता है। फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx का जीवाश्म ईंधन के जलने और औद्योगिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होता है। यह भी अम्ल वर्षा का एक महत्वपूर्ण कारण है। फिर एक कार्बन मोनोऑक्साइड जीवाश्म ईंधन के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होता है, लेकिन यह सीधे अम्ल वर्षा में योगदान नहीं करता है। फिर है ओजोन 3 का यह गौण प्रदूषक है जो नाइट्रोजन ऑक्साइड और बाष्पीय कार्बनिक यौगिकों VOCs के साथ सूर्य के प्रकाश की प्रतिक्रिया से बनता है। यह निचले वायुमंडल में एक प्रदूषक है, लेकिन यह सीधे अम्ल वर्षा में योगदान नहीं करता है। ठीक है, ताम्र प्रगलन संयंत्रों के बारे में चिंता का कारण क्या है? यानी कि तांबा का जहाँ प्रगलन किया जाता है जिस फैक्ट्री में, चिंता क्या हो सकता है? वे पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड के घातक मात्राओं को निर्मुक्त कर सकते हैं, तो ये तो होना चाहिए। ताम्र यानी कॉपर स्लैग पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के निक्षालन यानी लिचिंग का कारण बन सकता है, ये भी होना चाहिए। पर वे सल्फर डाइऑक्साइड के एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त हो सकते हैं कि उसके जो अयस्क होता है ओर्स जिसको बोलते हैं उसमें होना चाहिए सल्फर। हमको तो लग रहा है तीनों होना चाहिए, तो ये तीनों हो जाएगा। अच्छा तीनों नहीं है, 2 ही है। वे पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड के घातक मात्राओं को निर्मुक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके ओर्स में तो सल्फर है, इसलिए ये दोनों सही हुआ। आइए देखते हैं। वे पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को घातक मात्राओं में निर्मुक्त कर सकते हैं। ताम्र प्रगलन संयंत्र कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, लेकिन घातक मात्रा में नहीं। मुख्य चिंता सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है। ठीक है, अच्छा कार्बन मोनोऑक्साइड भी ये रिलीज करेगा। फिर है ताम्रमल या कॉपर स्लैग पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के निक्षालन का कारण बन सकता है। ताम्र प्रगलन प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाला कॉपर स्लैग भारी धातुओं जैसे कि आर्सेनिक, सीसा और कैडमियम से दूषित हो सकता है। यदि स्लैग को ठीक से प्रबंधित नहीं किया जाता है तो ये भारी धातुएं मिट्टी और जल स्रोतों में रह सकती है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। पर वे सल्फर डाइऑक्साइड को एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त कर सकते हैं। ताम्र प्रगलन प्रक्रिया में सल्फाइड अयस्कों को संसाधित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है। SO2 का एक प्रमुख वायु प्रदूषक है जो अम्ल वर्षा, श्वसन संबंधी समस्याएं और अन्य पर्यावरणीय नुकसान का कारण बन सकता है। फॉरएवर केमिकल्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फॉरएवर केमिकल्स प्रति और पॉलीफ्लुओरो एल्काइल पदार्थ नामक अति सिंथेटिक कार्बनिक यौगिकों का एक समूह है जिन्हें तोड़ना मुश्किल होता है। तो फॉरएवर केमिकल्स मतलब जो हमेशा वातावरण में मौजूद रह सकता है, जिसका क्षय ना हो, फॉरएवर तो उसी को बोलेंगे ना। तो कह रहा फॉरएवर केमिकल्स प्रति और पॉलीफ्लुओरो एल्काइल पदार्थ नामक अति सिंथेटिक कार्बनिक यौगिकों का एक समूह है जिन्हें तोड़ना मुश्किल होता है। यदि टूट गया तो क्षय होगा ही। तो ये पहला कथन सही है। कह रहा यहाँ पे अपनी गैर हानिकारक प्रकृति के कारण PFAS का उपयोग उपभोक्ता और वाणिज्यिक उत्पादों जैसे नॉन स्टिक पैन तथा दाग प्रतिरोधी कपड़ों में किया जाता है। तो इसका प्रयोग होता है, बट ये गैर हानिकारक नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। ठीक है, तो पहला कथन ही सही है। तो क्या है? फॉरएवर केमिकल्स प्रति और पॉलीफ्लुओरो एल्काइल पदार्थ नामक अति सिंथेटिक कार्बनिक यौगिकों का समूह है जिन्हें तोड़ना मुश्किल होता है। PFAS का उपयोग
उपभोक्ता और वाणिज्यिक उत्पादों जैसे नॉन स्टिक पैन तथा दाग प्रतिरोधी कपड़ों में तो किया जाता है एवं इससे कैंसर और अन्य स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से जोड़ा गया है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीन हाउस गैसों में ऊष्मा को अवशोषित करने और उत्सर्जित करने का अनोखा गुण होता है जो वायुमंडल में तापीय ऊर्जा को रोके रखता है। क्या बोल रहा है? ग्रीन हाउस गैसों में ऊष्मा को अवशोषित करने का और उत्सर्जित करने का अनोखा गुण होता है जो वायुमंडल में तापीय ऊर्जा को रोके रखता है, तो ये तो होगा। फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड 3 सबसे महत्वपूर्ण मानव जाति ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो ये सब है, ये तो सही होगा, महत्वपूर्ण भी है। जलवायु पर जिसमें कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा औसतन यदि टेम्परेचर को होल्ड करता है तो वो नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरे नंबर पे मीथेन और सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड। जलवायु प्रतिबद्धताओं के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने वर्ष 2020 और 2022 के बीच गरीब देशों में जीवाश्म ईंधन विस्तार परियोजनाओं में $1 बिलियन का वित्तपोषण किया है। तीसरा पे तो लग रहा है कि सही है कि नहीं, देखते हैं इसका आंसर क्या है। यानी तीनों है, केवल सभी तीन है। तो जलवायु प्रतिबद्धताओं के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने वर्ष 2020 और 22 के बीच गरीब देशों में जीवाश्म ईंधन विस्तार परियोजनाओं में $1 बिलियन का वित्तपोषण किया है। तो है वही पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले और मानव जनित गैसों का एक समूह है। इन गैसों में ऊष्मा को अवशोषित करने और उत्सर्जित करने का अनूठा गुण होता है जो वायुमंडल में ऊष्मीय ऊर्जा को रोके रखता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड 3 सबसे महत्वपूर्ण मानव जनित ग्रीन हाउस गैसें हैं और उसका वही प्रतिशत है, सबसे ज्यादा ये, फिर ये और ये। जलवायु प्रतिबद्धताओं के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने वर्ष 2020 और 2022 के बीच गरीब देशों में जीवाश्म ईंधन विस्तार परियोजनाओं में $142 बिलियन का वित्तपोषण किया है। था कथन तीसरा सही है। CITIIS 2.0 पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या बोल रहा है? केंद्रीय गृह मंत्रालय की नवाचार, एकीकरण और स्थायित्व हेतु शहरी निवेश CITIIA 2.0 पहल जलवायु कार्रवाई से निपटने के लिए एक त्रिस्तरीय रूपरेखा विकसित कर रही है। तो ये पहला कदम सही होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं। यूरोपीय संघ और यूरोपीय एजेंसियों के सहयोग से दिल्ली स्थित राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान द्वारा संचालित यह कार्यक्रम वर्ष 2023 से 2027 तक चलेगा, तो ये भी सही ही होना चाहिए। इसमें राष्ट्रीय जलवायु डेटा वेधशाला, शहरों के लिए राज्य जलवायु केंद्र और राज्य जलवायु डेटा प्लेटफॉर्म तथा शहरी स्थानीय निकायों के अंतर्गत जलवायु कार्रवाई विभाग स्थापित करने का प्रस्ताव है, तो हो सकता है ये भी सही हो। देखते हैं क्या है। बड़ा गलती कर दी। चलिए, तो ऐसे ही होता है, क्यूज को अटेम्प्ट करने में ऐसे ही होता है, ठीक है। गलत हुआ तो कोई बात नहीं, इसके लिए पछतावा की जरूरत नहीं है। तो क्या बोल रहा है? केंद्रीय गृह मंत्रालय के नवाचार और एकीकरण और स्थायित्व हेतु आखिर वो सही तो है, हमने सही बताया। यहाँ पे क्या है? सही नहीं है, वही कहे सही नहीं है, मतलब कि सब सही है, एक भी सही नहीं, तो ऑप्शन डी ही सही होगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं देखने के कारण वो हुआ। चलिए आइए, कोई बात नहीं। CITIIS 2.0 पहल केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा परिकल्पित सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन 2.0 पहल जलवायु कार्रवाई के लिए 3 स्तरीय रूपरेखा तैयार कर रही है। कथन ये सही है। दूसरा कथन भी बोल रहा है कि यूरोपीय संघ और यूरोपीय एजेंसी के सहयोग से दिल्ली में राष्ट्रीय सरकारी शहरी मामलों के संस्थान द्वारा संचालित है, वर्ष 2023 से 2027 तक चलने वाला है। कथन दूसरा सही है। इसमें राष्ट्रीय जलवायु डेटा वेधशाला, शहरों के लिए राज्य जलवायु केंद्र और राज्य जलवायु डेटा प्लेटफॉर्म एवं शहरी स्थानीय निकायों के तहत जलवायु कार्रवाई विभाग स्थापित करने का प्रस्ताव है। कथन तीसरा भी सही है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। CCPA उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम CPA 2019 की धारा 10 के तहत स्थापित नियामक निकाय
है। पहला कथन सही है। करैया अधिनियम सीसीपीए को झूठे या भ्रामक विज्ञापनों को रोकने तथा उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार देता है, तो ये भी सही है। करैया कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो ये खाद्य और वाणिज्य मंत्रालय, क्या ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ये दूसरा कथन क्या है, गलत है, केवल 2 सही हो जाएगा। अच्छा, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत ये आता है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सीसीपीए 2019 की धारा 10 के तहत स्थापित नियामक निकाय है। करैया उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और अनुचित व्यापार प्रथाओं से संबंधित मामलों को नियंत्रित करता है, अतः कथन 1 सही है। करैया अधिनियम सीसीपीए के झूठे या भ्रामक विज्ञापनों को रोकने तथा उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार देता है, अतः कथन 2 क्या है, सही है। करैया उपभोक्ता मामले में खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, आइए देखते हैं निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निर्णय और अवलोकन। वीरेंद्र गौड़ बनाम हरियाणा राज्य 1995, तो इसमें क्या अवलोकन किया था, इसमें क्या प्रावधान किया गया था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को मान्यता दी। साथ ही यह भी कहा कि पारिस्थितिकी संतुलन जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये कथन वीरेंद्र गौड़ वाले में था। पहला कथन तो सही है, इसको 3 करके नामकरण कर लीजिए, छूट गया है। फिर बॉम्बे डाइंग बनाम बॉम्बे एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप 2006, तो ये एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है, उसका टर्म यहाँ पे है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जलवायु परिवर्तन पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा है, तो ये इसमें आएगा। फिर कह रहा है MC मेहता बनाम कमलनाथ 2000, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 48 और 51 AG की व्याख्या अनुच्छेद 21 के में की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें है, यहाँ पे उल्टा कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे है युग्म सुमेलित है, मिलाना तो है नहीं, इसलिए आंसर हो जाएगा केवल 1। वीरेंद्र गौड़ बनाम हरियाणा राज्य 1995 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को मान्यता दी, जबकि यह भी कहा कि जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 के लिए पारिस्थितिक संतुलन महत्वपूर्ण है, अतः युग्म 1 सही सुमेलित है। बॉम्बे डाइंग बनाम बॉम्बे एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जलवायु परिवर्तन पर्यावरण के लिए क्या है, बड़ा खतरा है। ठीक है, तो बॉम्बे जलवायु परिवर्तन से, यहाँ पे वीरेंद्र गौड़ बनाम हरियाणा जो है ये किससे रिलेटेड है, तो अनुच्छेद 21 से रिलेटेड है। साथ ही साथ MC मेहता बनाम कमलनाथ है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 48 और 51 AG को जो कहते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा सुधार राज्य एवं प्रत्येक नागरिक को कर्तव्य है कि व्याख्या अनुच्छेद 21 को प्रकाश में की जानी चाहिए, ऐसा कुछ है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज सबसे अधिक किस प्रकार के विषाणु से जुड़ा हुआ है, तो ये हमने पहले आर्टिकल्स लेकर आया था, शनिवार को वो रहता है, तो ये रेट्रोवायरस हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसक्रिप्टेज जनरली DNA से क्या होता है, देखते हैं इसको। करा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यह एक एंजाइम है जो RNA टेम्पलेट से DNA बनाता है। यह DNA से RNA बनाने वाली सामान्य ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया के विपरीत है। तो जनरली क्या है, DNA से RNA का निर्माण होता है। ठीक है, यहीं पे हम अटक रहे थे, लेकिन जब जिसमें ट्रांसक्रिप्टेज पाया जाता है उसमें क्या होता है, RNA से DNA का निर्माण होता है। रेट्रोवायरस, ये विषाणु अपने आनुवंशिक सामग्री के रूप में RNA का उपयोग करते हैं। वे मेजबान कोशिका को संक्रमित करने के बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का उपयोग अपने RNA से DNA की एक प्रति बनाने के लिए करते हैं। फिर इस DNA को मेजबान कोशिका के DNA में शामिल किया जाता है, जिससे विषाणु दोहराव कर सकता है। HIV एक रेट्रोवायरस का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। इन्फ्लुएंजा विषाणु, हेपेटाइटिस B विषाणु और राइनो वायरस
इसके बारे में देखेंगे तो हालांकि ये सभी विषाणु हैं वे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का उपयोग नहीं करते हैं। बाकी ऑप्शन का करें इन्फ्लुएंजा और राइनोवायरस आरएनए विषाणु हैं जो सीधे कोशिका के भीतर आरएनए की प्रतिकृति बनाते हैं। हेपेटाइटिस बी विषाणु की डीएनए विषाणु हैं जो डीएनए की प्रतिकृति बनाता है लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का उपयोग नहीं करता है। यह नाइट्रस ऑक्साइड N2O उत्सर्जन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि गतिविधियां मानव जनित नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन का प्राथमिक स्रोत है जो पिछले दशक में कुल उत्सर्जन में 70% से अधिक का योगदान देती है। क्या बोल रहा है? कृषि गतिविधियां, हाँ, तो ये क्वेश्चन भी इसके लिए आर्टिकल हमने पढ़ लिया था। कृषि गतिविधियों मानव जनित नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन का प्राथमिक स्रोत है जो पिछले दशक में कुल उत्सर्जन में 70% से अधिक का योगदान देती है। ये पहला कथन क्या है? सही है। फिर जीवाश्म ईंधन और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के कारण यूरोप ने 1980 और 2020 के बीच नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन में सबसे बड़ी वृद्धि का अनुभव किया है। तो ध्यान देना है, यूरोप में ये जो नाइट्रोजन का उत्सर्जन है उसमें वृद्धि नहीं कमी आका गया था। ठीक है। क्या हुआ? तो ये दूसरा क्या है? गलत है। फिर है नाइट्रस ऑक्साइड ग्रह को गर्म करने वाली गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों से अधिक शक्तिशाली है। तो अभी हमने बताया था पिछले कुछ क्वेश्चन में कि नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसकी शक्ति जो है गर्मी को होल्ड करने का मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड से भी अधिक है। मीथेन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड से शक्तिशाली है। मतलब सबसे शक्तिशाली नाइट्रस ऑक्साइड, फिर मीथेन, तब कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे हो जाएगा आंसर 1 और 3। ठीक है। हाल ही में आगे अगला देखते हैं। ये देखा होगा पहले भी। हाल ही में रुहा राष्ट्रीय उद्यान समाचारों में था। यह निम्नलिखित में से किस राष्ट्र से संबंधित है? तो ये आर्टिकल भी हमने लेकर आया था, तो ये तंजानिया हो जाएगा। कर रहा है रुहा राष्ट्रीय उद्यान तंजानिया में स्थित है और हाल ही में समाचारों में था, इसलिए सही उत्तर विकल्प ए है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अतिशोषक बहुलक का उपयोग डायपर और सैनिटरी पैड में किया जाता है। तो अतिशोषक बहुलक का भी हमने आर्टिकल देखा था। तो ये पहला कथन सही है कि अतिशोषक बहुलक का प्रयोग डायपर या सैनिटरी पैड में किया जाता है। फिर एसएपी अपने जीवन से एसएपी अपने वजन से 300 गुना अधिक तरल पदार्थ सोख सकता है। तो ये भी बात सही है। करा एसएपी जल अणुओं को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए सोडियम आयनों का उपयोग करता है। तो ये भी सही है। एसएपी कृत्रिम रबर से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे एक एक्रिक्लिक करके कोई पदार्थ है, ठीक है, या बहुलक कह सकते हैं, ऊपर बहुलक की बात हुआ है ना, तो उससे प्राप्त किया जाता है। तो ये तीसरा गलत होना चाहिए, केवल 3 ही सही होना चाहिए। तो जो गलत है वो हम देख लेते हैं। कारण एसएपी कृत्रिम रबर से प्राप्त नहीं होता है, वे आमतौर पर एक्रिलिक एसिड के बहुलकन क्या लिखा है? बहुलकन द्वारा निर्मित होते हैं, जिसे बाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तटस्थ किया जाता है ताकि सोडियम पॉलीएक्रिलेट बनाया जा सके। एक्रिलिक एसिड पेट्रोलियम से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन एसएपी खुद कृत्रिम रबर नहीं है। एमआरआई मशीनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एमआरआई मशीनें शरीर की विस्तृत छवियां बनाने के लिए प्रबल चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। ये कथन सही है। एमआरआई मशीनों का उपयोग केवल मस्तिष्क का चित्र लेने के लिए किया जाता है। तो ये गलत है, क्योंकि ये पूरे शरीर का एमआरआई कर सकता है। फिर है एमआरआई मशीनें विभिन्न प्रकार के ऊतकों में अंतर कर सकता है। तो ये सही है। यहाँ पे केवल 2 सही है। ठीक है। ये भी हमने देखा था आर्टिकल में, बात वही है। गलत क्यों है? एमआरआई मशीनों का उपयोग शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतकों जैसे मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, हृदय जोड़ों और आंतरिक अंगों की छवियों को लेने के लिए किया जा सकता है। यह केवल मस्तिष्क तक ही सीमित नहीं है। एमआरआई मशीनें विभिन्न प्रकार के ऊतकों के बीच विभेदन, ठीक है,
के साथ अंतर कर सकती है, जो उन्हें नरम ऊतकों जैसे अंगों, मांसपेशियों और ट्यूमर की इमेजिंग के लिए विशेष रूप से उपयोगी बनाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज 20 क्वेश्चन देख लिया। 10 यानी कि 1 से 10 तक प्रीवियस क्वेश्चन था और 11 से लेकर 20 तक में क्या था, साल भर के अंदर का क्या था, करंट अफेयर से रिलेटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम से क्वेश्चन था। ठीक है, तो आइए देखते हैं कल साइंस के आर्टिकल्स। आज वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। ठीक है।